गुड इवनिंग ऑल। मैं उदय छिबर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सबको याद होगा हमने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की हुई है और पॉलिटी में हमने सेशन कमीशंस के बारे में बात करने स्टार्ट की थी, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी कमीशन को अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है NHRC। NHRC मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, अंडरस्टूड। अब ये बेसिकली कमीशन है, ओके। इससे पहले भी हमने जो कमीशन की बात की थी वो बेसिकली ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल थी ना स्टैट्यूटरी थी, ओके। आज जो हमने बात करनी है वो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये सेम नहीं है, ओके। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो प्लीज लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस टॉपिक में बेसिक चीजें कुछ ही हैं जानने वाली, अदरवाइज बाकी सारा थ्योरेटिकल है जो आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। अगर यूपीएससी में आप कह सकते हैं पूछ सकता है कोई, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक चीजें पूछ सकते हैं, अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो ओवरव्यू बेसिकली क्या बताता है? बेसिकली NHRC कमीशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है बट स्टैट्यूटरी है। मींस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मींस स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 1950 में, तब ये NHRC उसमें नहीं थी। स्टैट्यूटरी मींस ये बाद में किसी एक्ट के दौरान ये लाई हुई है, ओके। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी फ्रॉम द स्टार्ट, बट किसी एक एक्ट के तहत इसको एक आप ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। वो एक्ट क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। 1993 में ये वाला एक्ट आने के बाद ये बेसिकली इसको आपका एक लीगल स्टेटस मिल गया कि हर एक आदमी के जो राइट्स हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए NHRC बनाई गई, ओके। तो जैसे ये एक 1993 में है तो दैट मींस एस्टैब्लिश भी 1993 में हुआ। तो ये रही इसकी ओवरव्यू की बात। इसमें यूपीएससी प्री में आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी है या नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टार्टिंग में नहीं थी, बाद में ऐड ऑन हुई है 1993 में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है। डेफिनेशन की बात करें तो जैसे ह्यूमन राइट कमीशन आपको सबको पता ही है, अमूमन न्यूज में हम सुनते रहते हैं कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है? इसको हम ये कह सकते हैं वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मींस ह्यूमंस के जो राइट हैं जीने के, ओके। इसे बेसिकली वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, ह्यूमन राइट कमीशन को। मतलब क्या है कि जो राइट्स आपके लाइफ के रिलेटिंग है, लिबर्टी के रिलेटिंग है, इक्वालिटी, डिग्निटी, वो सभी राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इंडिविजुअल को, ना कि सिटीजन को। सबसे जरूरी बात है, एज पर डेफिनेशन यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। मींस NHRC सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो एलियन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। ये इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, सिटीजन पे तो बाय डिफॉल्ट हो ही थी। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया है तो बेसिकली इंडिविजुअल ये है, जो चीज इंडिविजुअल में कवर हो रही है वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कवर होगी ही, ओके। तो ये रही बात इसकी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट इसका आता है ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बनाई क्यों है, क्या जरूरत थी बनाने की। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसके काफी बड़े हैं, 10-12 पॉइंट्स हैं। वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करूंगा, एक छोटी फाइल बना के, जिसमें आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक में क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहे होंगे? टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट कुड बी एड्रेस्ड। मींस ऐसे अरेंजमेंट्स को स्ट्रेंथन करना जिनमें ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया जा सकता है बाय सिविल लॉ, बाय आप जुडिशरी हो गया, जुडिशरी में आप ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, अंडरस्टूड। कि हर वो सिस्टम बनाना जहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन को एड्रेस किया जा सकता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ, सेकेंड की गवर्नमेंट क्या स्टेप टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की जगह स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की तरफ से ह्यूमन राइट्स के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, अंडरस्टूड। जैसे मार देना, मर्डर करना, तो बेसिकली वो भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना। हर जगह कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स मीन जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन हो रहा है, वो चीज़ एनकाउंटर करेगी ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो उसमें जो गवर्नमेंट सेफगार्ड करने के लिए स्टेप ले रही है उसको चेक करना, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। पहला स्ट्रेंथन करना, दूसरा गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट कमीशन, एंड द थर्ड इज टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द स्टेप ऑलरेडी बीन टेकन। इसमें जो गवर्नमेंट ने स्टेप, मान लो आज 2022 चल रहा है, 2016 में, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 5 सालों में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए होंगे गवर्नमेंट ने टुवर्ड्स ह्यूमन राइट कमीशन। वो इनिशिएटिव क्या थे, उनका कॉम्प्लीमेंट और उन्हें भी स्ट्रेंथन करना,
कि ये नहीं कि हम जैसे 2020 में आ गए तो 2017 वाले दोबारा इनिशिएटिव यहाँ ले लें। ओके, जो ऑलरेडी ले रखे हैं उनका क्या स्टेटस है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, और उन्हें और स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। बाकी जितने मैं आपको टोटल 8 या 10 कह रहा हूँ वो सभी इन्हीं के ही सब पार्ट्स हैं। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली आपके 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं ह्यूमन राइट कमीशन के। तो सबसे मेजर जो लास्ट में, और मैंने लिखा लास्ट में, अदरवाइज तो स्टार्टिंग की बात है, ये कॉम्पोजिशन कि ह्यूमन राइट कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, कौन इसका मेंबर होता है, कि इलेक्शंस के थ्रू लगते हैं, यूपीएससी के थ्रू लगते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी रहती है, जुडिशियल बॉडी रहती है, कौन रहता है। ओके, तो सबसे मेजर जो बात आती है वो आती है कॉम्पोजिशन की। तो कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पोजिशन की स्टार्टिंग में हमेशा एक चेयरमैन होता है कमीशन की स्टार्टिंग में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी में चेयरमैन होंगे, चाहे वो एसएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें भी हेड चेयरमैन होंगे, कोई और आपकी नेशनल कमीशन जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है माइनॉरिटीज एससीज के लिए, उसके भी हेड चेयरमैन रहते हैं। अंडरस्टूड? कमीशन इज ऑलवेज हेडेड बाय अ चेयरमैन। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है वो होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी है। ओके, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल ऑलवेज बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके बाद इनके 4 मेंबर होते हैं, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4। अंडरस्टूड? इनमें जो 2 मेंबर होते हैं ये या तो सर्विंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, सर्विंग रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकते हैं, या सर्विंग दोनों हो सकते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट वो भी हो सकते हैं। इसके 2 मेंबर, 4 में से 2 मेंबर को ये हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग 2 रहेंगे वो लोग होंगे जिनकी एक्सपर्टीज होगी इस डिपार्टमेंट में ह्यूमन राइट्स को लेके, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होगा, कहीं वॉलंटरी किया होगा, कोई उनके नाम आप ये कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही होगी। अंडरस्टूड? तो वो 2 पर्सन वो होते हैं। तो टोटल 4 मेंबर में 2 तो आपके वो हो गए जो रिटायर्ड जजेस हो या करंटली सर्विंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, और अपना चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और 2 मेंबर वो जिनको प्रैक्टिकल अच्छी नॉलेज है ह्यूमन राइट्स की। तो ये बेसिकली रहती है इनकी कॉम्पोजिशन। ये है बात परमानेंट की। अब जैसे ये बात हुई परमानेंट की, इसी तरह एक इनके 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। 4 तो आपके ये मेंबर हुए चेयरमैन, 4 मेंबर ये, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। वो 4 कौन होते हैं? वो चारों भी चेयरमैन होते हैं अपनी अपनी कमीशन के। अंडरस्टूड? मींस 4 मेंबर 1, 2, 3, 4। जो फर्स्ट मेंबर होगा वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन होंगे, सेकंड नेशनल कमीशन फॉर एससीज के चेयरमैन होंगे, थर्ड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज के चेयरमैन होंगे, एंड फोर्थ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इन चारों कमीशन जो कि आपकी बनती है प्राइम मिनिस्टर या पीएमओ ऑफिस के द्वारा किसी नीड के थ्रू या वैसे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली रिक्वायरमेंट, इन चारों कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वो भी ह्यूमन राइट कमीशन के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। अंडरस्टूड? कॉम्पोजिशन में सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उसके बाद 4 मेंबर्स होंगे जो कि 2 प्रैक्टिकल अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी नॉलेज होगी जिनको, और 2 आपके जुडिशरी लाइन के होंगे, और जो रिमेनिंग 4 हैं मेंबर, टोटल 8 मेंबर में 2 ये, और जो रिमेनिंग 4 हैं वो नेशनल कमीशन होगी जो माइनॉरिटीज की, एससीज की, एसटीज की और वुमेन्स की, उनके चेयरमैन होंगे। ओके, तो इसी के साथ ही आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन होती है खत्म। ये आपसे पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? अब रही बात है अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट में आपको सिंपल सी बात बताऊं, जो भी कमीशन होती है वो आपकी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, सभी की सभी कमीशन। यहाँ पे अगर कोई डाउट आता है और वहां पे लिखा होता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो आपने टिक लगाना है बिना सोचे समझे। अंडरस्टूड? बट होता ही है थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज आल्सो द इक्विवेलेंट टू स्पीकर लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड यूनियन होम मिनिस्टर। अंडरस्टूड? ये 7 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग, ये 6 लोग की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट किसी को इन मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। अंडरस्टूड? प्रेसिडेंट अकेले नहीं कर सकते इनकी रिकमेंडेशन के बिना, तो ये 6 लोग रिकमेंड करेंगे, देन प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड? और इनका टेन्योर रहता है या तो 5 साल के लिए
यहाँ इनकी रिटायरमेंट एज रहती है 70 ईयर्स। अंडरस्टूड। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 70। ये आपसे पूछ सकते हैं कि 70 ईयर्स ऑफ एज किस कमीशन की है, एनएचसी, एनएचआरसी, यूपीएससी, एसएससी या एनी अदर कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, वुमेन, एससीज और एसटीज। तो एनएचआरसी की रिटायरमेंट एज जो है मेंबर्स की और चेयरमैन की वो है 70 की। बेसिकली चेयरमैन की बात हुई है तो दैट इज 70। अंडरस्टूड। और इसके बाद जब आप यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, चाहे वो 5 साल है चाहे 70, आप कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। ये है बात बेसिकली ह्यूमन राइट कमीशन की एज पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज के अलावा आपको बेसिक तो मूवीज देख देख के सारा वैसे ही पता होगा ह्यूमन राइट्स क्या होता है, कौन पुलिस क्या आगे करती है, सीबीआई क्या करती है, जुडिशरी आपको थ्रू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या सजा देती है, वो सब पिक्चर में आप सबको क्लैरिटी होगी। बट सबसे बड़ी बात ओवरव्यू क्या है, डेफिनेशन क्या है, आपका इंडिविजुअल की बात है ना कि सिटीजन्स की बात है। कॉम्पोजिशन कौन होती है, चेयरमैन कौन, कि चेयरमैन के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन हो सकता है वो। अंडरस्टूड। कॉम्पोजिशन में एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं, अपॉइंट कौन करता है, किसकी रिकमेंडेशन पर, टेन्योर क्या रहता है, रिटायरमेंट है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछ सकते हैं प्री में रिलेटेड टू एनएचआरसी। अंडरस्टूड। तो इसे एक बार दोबारा पढ़िए, नोट्स बना लीजिए ताकि माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ओके, तो इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्लीज समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड